नमस्कार। IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं हफ्ते भर की बड़ी सियासी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक समय समय पर महापुरुष और उनके विचारों का सियासी दोहन करके लाभ अर्जित करने की कोशिश करती रहती है। देश के आदिवासी भी हमारी आदि संस्कृति के प्रतीक हैं और इसी वजह से आए दिन सियासी गलियारों में इनके विकास, विश्वास और उत्थान को लेकर बहस छिड़ी रहती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी बेल्ट को लेकर खींचतान एक बार फिर तेज हो गई है। देश का चरित्र उसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक विचारधारा में बसी संस्कृति की एक छवि होता है और इसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों का योगदान होता है वे राष्ट्र के इतिहास में महापुरुष और प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि राजनीति समय समय पर महापुरुष और उनके विचारों का सियासी दोहन करके लाभ अर्जित करने की कोशिश करती रहती है। इसी तरह देश के आदिवासी भी हमारी आदि संस्कृति के प्रतीक हैं और इसी वजह से आए दिन सियासी गलियारों में इनके विकास, विश्वास और उत्थान को लेकर बहस छिड़ी रहती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी बेल्ट को लेकर खींचतान एक बार फिर तेज हो गई है और इस बार मोर्चा संभाला है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। मंगलवार को जबलपुर पहुंचे सिंघार ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर कहा कि महाकौशल कांग्रेस और आदिवासियों का अभेद्य किला है जिसे भाजपा कभी नहीं ढहा सकती। सिंघार ने भाजपा पर आदिवासी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को आदिवासियों की याद सिर्फ चुनाव के वक्त आती है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के सम्मान और हक की लड़ाई लड़ी है। इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए 5 राज्यों के आदिवासी नेताओं के साथ बैठक की है, जिनमें आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे जबलपुर। महाकौशल को बताया कांग्रेस का अभेद्य किला। क्षेत्र की औद्योगिक स्थिति पर उठाए सवाल। आदिवासियों के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी। महाकौशल और आदिवासी अंचलों में नहीं हुआ विकास। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नाम पे वोट तो मांगती है। क्या आदिवासी क्षेत्र के साथ आपने उपयोजनाओं के अंदर पैसा दिया? इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर ये मुद्दे रहेंगे, चाहे हर वर्ग के मुद्दे हो, उस वर्ग को लेके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गोंडवाना साम्राज्य की महारानी के 462वें बलिदान दिवस पर उनके समाधि स्थल बारहा पहुंचकर वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी उस वीरांगना के प्रति अपनी आदरांजलि भी प्रस्तुत की है और रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पाठों को हम पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना रहे हैं। गोंडवाना की वो वीरांगना को जीवन भर मध्य प्रदेश के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। रानी दुर्गावती की विरासत पर राजनीतिक दावेदारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष सीधे सीधे सरकार से सवाल करें तो फिर एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले समय में महाकौशल और आदिवासी मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनने वाले हैं। वहीं आगामी विधानसभा सत्र भी गर्म रहने वाला है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से महाकौशल को अपना सियासी गढ़ बना पाएगी या फिर बीजेपी अपनी नीतियों और विकास योजनाओं के दम पर इस अभेद्य किले में सेंध लगाने में सफल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वो दिन जब देश में आपातकाल लागू किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह फैसला आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। एक पक्ष इसे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला बताता है तो दूसरा इसे तत्कालीन हालात में उठाया गया जरूरी कदम। इसे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वो दिन जब देश में आपातकाल लागू किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह फैसला आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। एक पक्ष इसे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला बताता है तो दूसरा इसे तत्कालीन हालात में उठाया गया जरूरी कदम मानता है। बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। उसका कहना है कि इस फैसले ने न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया। आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, राजनीतिक विरोधियों को जेल भेजा गया
और बिना सुनवाई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसीलिए बीजेपी देश भर में संगोष्ठियों, संवाद और प्रदर्शनी के जरिए आपातकाल की भयावहता को याद कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर न सिर्फ संविधान की आत्मा को कुचला, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को भी अपमानित किया है। 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म, सेंसरशिप हुई लागू, देश के कई बड़े नेताओं को किया गिरफ्तार, बिना सुनवाई, बिना वारंट के भेजा जेल, हजारों नागरिकों के मौलिक अधिकारों की हत्या, संविधान में जबरन किए गए संशोधन, लोकतंत्र की आत्मा का घोंटा गया गला, लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय। कि हे जन्मभूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे, आपातकाल आए कारा की यातनाएं, सब सह लिया है जननी तब शक्ति के सहारे। आज संविधान की इस हत्या का स्मरण करें और भविष्य में कोई संविधान पर आघात न कर सके, इसका संकल्प लें। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इमरजेंसी को काला अध्याय बताते हुए कहा कि आपातकाल का विरोध देश की आजादी के संघर्ष जैसा था। लोकतंत्र बचाने में लोकतंत्र सेनानियों का अहम योगदान रहा। सारे अपोजिशन के लीडरों ने मिलकर के आपातकाल का विरोध करते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रयास किया और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कोई बचा है तो उसमें हमारी पार्टी के लोगों का योगदान है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये कदम उस दौर की परिस्थितियों को संभालने के लिए उठाया गया था जब देश में अराजकता और अस्थिरता फैल रही थी। पार्टी के मुताबिक ये निर्णय संविधान के दायरे में रहकर कानून के तहत लिया गया था और इसका मकसद लोकतंत्र को बचाना था, खत्म करना नहीं। संविधान की रक्षा था आपातकाल। ये धारा 352 अनुच्छेद 352 में ये अधिकार दिया गया है सरकार को कि अगर लोग अराजकता फैलाएं, देश में इंसर्जेंसी क्रिएट कर दें, देश में ऐसा वातावरण बना दें कि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की वो त्रासदी थी जिसने संविधान, नागरिक अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कटघरे में खड़ा कर दिया था। और यही वजह है कि आज 50 साल बाद भी ये मुद्दा न सिर्फ जीवित है बल्कि राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बना हुआ है। ये एक ऐसा अध्याय है जो सत्ता के केंद्रीयकरण और लोकतंत्र की कमजोरी का प्रतीक बन चुका है। भारत ने उस दौर से उबरकर संविधान को फिर से मजबूत किया, लेकिन ये भी तय है कि देश की नई पीढ़ी को उस काले दौर से सबक लेना भी जरूरी है। बीजेपी इसे अभिव्यक्ति की हत्या बताकर जनता को जागरूक करने में जुटी है, तो कांग्रेस इसे समय की आवश्यकता और संवैधानिक अधिकार बताने का प्रयास कर रही है। लेकिन हकीकत यही है कि लोकतंत्र की रक्षा किसी एक दल की नहीं बल्कि पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसीलिए आने वाला समय ही इस बात पर फैसला करेगा कि क्या हम इस काले अध्याय से सीख लेकर एक ऐसा तंत्र विकसित करेंगे कि भविष्य में कोई भी सत्ता संविधान से ऊपर ना हो। और यही इस अतीत की सबसे बड़ी सीख होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार एक बात को दोहराते आए हैं कि खेती का भविष्य प्रकृति के साथ संतुलन में है। इसी दृष्टिकोण को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान को न सिर्फ फसल का उत्पादन मिले बल्कि मिट्टी की सेहत, पानी की बचत और बाजार में जैविक उत्पादों को पहचान भी मिले। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने नई पहल एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम से जबलपुर से शुरू की है। सरकार इसे खेती की क्रांति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पहल को दिखावटी इवेंट बता रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खेती जो कभी हमारी सभ्यता की रीढ़ हुआ करती थी, आज वही खेती कई संकटों से जूझ रही है। मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, पानी लगातार सूखता जा रहा है और किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम कितना उगा रहे हैं, सवाल यह है कि हम कैसे उगा रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में उभर कर आती है प्राकृतिक खेती की सोच। ये खोज कोई नई नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की वो पद्धति है जो प्रकृति के साथ चलती है, मिट्टी को जिंदा रखती है, फसलों को जहरीले रसायनों से मुक्त रखती है और किसान को बाजार के महंगे इनपुट से बचाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को दोहराते आए हैं
कि खेती का भविष्य प्रकृति के साथ संतुलन में है। इसी दृष्टिकोण को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान को न सिर्फ फसल का उत्पादन मिले, बल्कि मिट्टी की सेहत, पानी की बचत और बाजार में जैविक उत्पादों को पहचान भी मिले। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने नई पहल एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम से जबलपुर से शुरू की है। जबलपुर में प्राकृतिक खेती चौपाल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा, प्राकृतिक खेती के लिए चलेगा अभियान, प्राकृतिक खेती के लिए बनेगी प्रोत्साहन योजना, मंडियों में प्राकृतिक उपज के उपार्जन की होगी अलग व्यवस्था, प्राकृतिक उपज को मंडियों में मिलेगा ज्यादा मूल्य, गौ पालन के अभियान को तेज किया जाएगा, दूध उत्पादन को 20वीं सदी तक ले जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है, निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले। जहां सरकार इसे खेती की क्रांति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पहल को दिखावटी इवेंट बता रही है। उसका कहना है कि किसानों की समस्याएं चौपाल से नहीं, नीति से हल होंगी। एमएसपी की गारंटी, मंडियों का सुधार, खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो रही है और सरकार की योजनाएं सिर्फ भाषण तक सीमित हैं। ये तो नवाचार की बातें हैं, मगर सरकार पहले ये तो बताए कि इसकी पर एकड़ यील्ड क्या होगी। केवल भाषणों से तो खेती का उत्पादन बढ़ नहीं सकता। अगर हम मान लीजिए जो है रासायनिक खाद्य उनको जो है खाद को रिप्लेस करना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं, तो उत्पादन की गारंटी क्या सरकार लेगी? मोहन यादव जी को सुनिश्चित करना चाहिए, तब जाके किसान इसकी तरफ आकर्षित होगा, नहीं तो ये कागजी योजना के रूप में दम तोड़ देगी। बहरहाल प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार की पहल सराहनीय है। ये बदलाव का बीज हो सकता है यदि उसे नीति, संसाधन और निरंतर समर्थन से सींचा जाए। विपक्ष की चिंता ये है कि चौपालें सिर्फ दिखावा न बने और किसान, जिसे सबसे ज्यादा बदलाव चाहिए, वो कहीं फिर भरोसे के इंतजार में न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में 8वीं रीजनल राइस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के तहत रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 1670 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। जहां एक और बीजेपी कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवाओं को स्किल देना और उद्योगों को जमीन से जोड़ना बता रही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस ध्येय पर सवाल उठा रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकार जब उद्योग, रोजगार और निवेश जैसे ठोस शब्दों को किसी अभियान से जोड़ती है, तो आम जन की अपेक्षा होती है कि वो सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव भी देखेंगे। और आज रतलाम से आई तस्वीरों ने यही भरोसा जगाया है। मध्य प्रदेश में 8वीं रीजनल राइस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के तहत रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 1670 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन इकाइयों के जरिए 3780 से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। आयोजन में न सिर्फ निवेश की बात हुई, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर, रीवा समेत कई जिलों के निवेशकों से सीधा संवाद भी किया, ताकि राज्य के हर कोने तक निवेश का विस्तार हो सके। कॉन्क्लेव में सीएम ने MSME, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के युवा संगम कार्यक्रम का भी जिक्र किया, जहां इस साल 21,718 आकांक्षी युवाओं को सीधे ऑफर लेटर दिए गए हैं। सीएम ने निवेशकों से अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की तरक्की युवाओं के हाथ में है। जितना अधिक उन्हें उद्योगों से जोड़ा जाएगा, उतनी ही तेजी से विकास का ग्राफ बढ़ेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल को न सिर्फ निवेश का अवसर माना जा रहा है, बल्कि ये युवाओं के भविष्य को सीधा उद्योग से जोड़ने का ग्राउंड बेस्ड मॉडल बनता दिख रहा है। कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के अलावा देश भर से 3500 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। रतलाम में 8वीं रीजनल राइस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 1670 करोड़ का निवेश, 3780 नए रोजगार, MSME की 47 इकाइयों का लोकार्पण, भूमि पूजन। सागर, रीवा के निवेशकों से किया सीधा संवाद।
देश भर से आए 3,500 उद्योगपति और निवेशक, 21,718 युवाओं को मिला ऑफर लेटर। कॉन्क्लेव के साथ साथ उद्योग की शुरुआत। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभी निवेशकों, मीडिया और संभाग की जनता के साथ हम खुद संकल्पित हैं अपने राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर खड़े करते हुए गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतर से बेहतर हो पाए। जहां एक ओर बीजेपी कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवाओं को स्किल देना और उद्योगों को जमीन से जोड़ना बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस ध्येय पर सवाल उठा रही है। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, जब तक महंगाई कम नहीं होगी, ये सब स्थिति केवल इवेंट मैनेजमेंट है। सरकार के पास पैसा है नहीं, ये इस तरह के इवेंट में पैसा खर्च हो रहा है। स्थिति वो पैदा करो कि लोगों को रोजगार मिले और महंगाई कम हो। एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकार, उद्योग, निवेशक और युवा सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मोहन सरकार की ये सोच मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। रतलाम में हुआ यह आयोजन सिर्फ औद्योगिक मेले तक सीमित नहीं रहा। ये डॉक्टर मोहन सरकार के उस विजन का प्रदर्शन है जो सिर्फ घोषणाओं में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि ये 47 इकाइयां आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर कितनी चमक बिखेरती हैं और कितने युवाओं को रोजगार से जोड़ पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पर्यटन क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। लखनऊ में हुए एक भव्य रोड शो के दौरान यूपी और एमपी के बीच पर्यटन विकास के लिए एक अहम MOU साइन किया गया। बीजेपी का कहना है कि यह पहल न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती दे सकती है। तो वहीं कांग्रेस इस समझौते को संदेह के घेरे में रखकर सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास, पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित और एकीकृत प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश आज पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं और निवेश आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पर्यटन क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। लखनऊ में हुए एक भव्य रोड शो के दौरान यूपी और मध्य प्रदेश के बीच पर्यटन विकास के लिए एक अहम MOU साइन किया गया। इस समझौते में श्री राम पथगमन, श्री कृष्ण पाथ्य और बुद्ध सर्किट्स के रिसर्च और विकास को लेकर साझा प्रयास किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना है। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इस MOU के बाद राज्य में पर्यटन को लेकर नए द्वार खुलेंगे। इस दौरान उन्होंने पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होटल व्यवसाय से जुड़े हितधारकों को संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि किसी क्षेत्र में तीव्र गति से विकास 3 क्रांतियों से संभव होता है: औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और पर्यटन क्रांति। इन तीनों क्रांतियों से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। डॉक्टर मोहन सरकार का टूरिज्म मिशन। मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में होगी वृद्धि, पर्यटन क्षेत्र में बनेंगे निवेश के नए अवसर। MP-UP का सांस्कृतिक और पर्यटन संबंध। दोनों राज्यों के बीच पर्यटन क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर, पर्यटन का विकास। MP-UP के ट्रैवल ऑपरेटर्स के बीच संवाद। बीजेपी का कहना है कि ये पहल न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती दे सकती है। तो वहीं कांग्रेस इस समझौते को संदेह के घेरे में रखकर सवाल खड़े कर रही है। सरकार लगातार पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए काम कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की अनूठी पहल है। उत्तर प्रदेश के साथ MOU साइन हुआ है। इससे निश्चित ही मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा और आगामी दिनों में पर्यटन के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में नौजवानों को रोजगार और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आज टूरिज्म की व्यवस्था इतनी खराब है कि सारे टूरिज्म के होटल बिल्कुल बंद के कगार पड़े हुए हैं। जितने भी वन अभयारण्य है वो सब
आज की तारीख में तितर-बितर हो रहे हैं। हमारे यहाँ शेर वगैरह जो लाए गए थे उनकी आप स्थिति रोज देखिए, कूनों में कुछ भी हो रहा है। टूरिज्म के नाम पर सरकार बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन टूरिज्म के नाम पर मेंटेन कुछ नहीं करती है। डॉक्टर मोहन सरकार का ये प्रयास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर देश में पर्यटन को एक नया आयाम देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र में जो कदम उठाए गए हैं, उनसे राज्य में पर्यटन का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। वहीं दोनों राज्यों के बीच हुई बैठक और MOU से ये साफ है कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए हवाई और रेल मार्गों के साथ साथ सड़क मार्गों का भी विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस समझौते के बाद किस तरह दोनों राज्य इस क्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़ वैसे तो मां बम्बलेश्वरी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल किसी और वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार डोंगरगढ़ नाम देवी के मंदिर से नहीं बल्कि एक ढोंगी बाबा के आश्रम की वजह से लिया जा रहा है। एक ऐसा बाबा जो आश्रम की आड़ में अय्याशी का अड्डा चलाता था और अब उसका भांडाफोड़ होते ही प्रदेश में हाई वोल्टेज सियासत भी देखने को मिल रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी पर्वत पर संचालित हो रहे योग आश्रम पर पुलिस को लंबे समय से संदेह था। देर रात तक लड़के लड़कियों का आना जाना और आए दिन शिकायत होने की वजह से पुलिस को आश्रम पर पहले से ही शक था। शक गहराने पर पुलिस ने आश्रम में दबिश दी और आश्रम में जो देखा उसे देखकर पुलिस के अधिकारी दंग रह गए। दरअसल आश्रम में बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का जखीरा और इंजेक्शन बरामद किए गए। एक दीवान से 1.993 किलो गांजा, वीडियो उपकरण, विदेश से मंगवाए गए कई बॉक्स और सेक्स टॉयज मिले। आश्रम में मिली इन सब चीजों से स्पष्ट था कि आश्रम में योग के नाम पर कुछ अलग काम चल रहा है। इसके बाद आश्रम के संचालक तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में तरुण अग्रवाल ने खुद को योग गुरु बताया। वहीं मामले के बाहर आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी ढोंगी बाबाओं को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त। वहीं दीपक बैज के इस बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस शासनकाल पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के समय में असामाजिक तत्वों को किस तरह बढ़ावा दिया गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राजनांदगांव में ढोंगी बाबा का पर्दाफाश, आस्था के नाम पर अय्याशी, वीडियो उपकरण और सेक्स टॉयज बरामद। खुद को योग गुरु बता रहा आरोपी आश्रम संचालक तरुण गोयल गिरफ्तार। जितने भी बाबा हैं, अब पूरे बाबाओं को तो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है और मुझे लगता है राजनांदगांव में अगर बाबा आश्रम खोल के अगर इस तरह के अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी देखना पक्का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण होगा। बीजेपी का कोई भी नेता ऐसे जो अवैध कार्य हैं, असामाजिक गतिविधियां हैं, उनको कभी संरक्षण नहीं देते। और जहां तक संरक्षण देने की बात है तो भूपेश बघेल जी के समय में जिस तरीके से असंवैधानिक लोगों को और असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाता था, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आरोपी तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू खुद को अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु और 10 से ज्यादा NGO का संचालक बता रहा है। इस तरह के अनैतिक और अधर्मी कामों की काली दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसे कई मामलों के आने के बाद भी इस तरह के कृत्यों का संचालन हो रहा है। ये बात सरकार और प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े करती है कि आखिर आस्था के नाम पर चल रहे अय्याशी के ठिकाने कब बंद होंगे और ये कुछ ढोंगियों की वजह से साधु, प्रेम और ईश्वर जैसे शुद्धात्म शब्दों के मायने समझना तो दूर बल्कि लोग इन्हें गलत चश्मे से देखना कैसे बंद कर सकेंगे। ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि सरकार और प्रशासन कब वह कदम उठाती है कि इस तरह के कुकृत्यों की संभावना लगभग शून्य हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल द वीक ऑफ शो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।